सो दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी दोस्तों, से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें आज के मार्केट के ऊपर चर्चा की है, कुछ स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किया है, साथ में ट्रंप के ऊपर भी बातचीत की है कि ट्रंप कुछ ना कुछ बड़ा धमाका कर सकता है। सो फिलहाल तो दोस्तों धमाका यूएस के मार्केट में हो रहा है। डाउ जोन्स भी आप देख सकते हैं काफी बड़ी गिरावट के साथ में है, 718 पॉइंट्स की गिरावट है, 1.5% के आसपास की मंदी है। नेस्टेक को भी चेक कर लेते हैं, नेस्टेक अभी 1.5% के आसपास नीचे है। और फैंग की बात करें तो ये भी 2% के साथ में नीचे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या रीजन है इसके पीछे का? देखिए दोस्तों, रीजन है टैरिफ को लेकर कुछ बड़ी खबर अभी आती हुई देखने को मिली है, जिसको अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो उसको लेकर मार्केट अभी काफी खराब परफॉर्म करे। देखिए, यूएस को फायदा है टैरिफ का, लेकिन यूएस को पता है, इन्वेस्टर्स को पता है कि ये कंटिन्यू नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रोक लगा सकता है, साथ में ट्रंप की इमेज भी खराब होगी, और इस वजह से हो सकता है काफी सारी जो कंट्रीज है वो भी ट्रेड डील को लेकर या फिर कुछ ना कुछ रिटेलिएशन करने की कोशिश कर जाए। तो टैरिफ को लेकर जितनी अनसर्टेनिटी आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी, उतनी ही आपको यूएस के मार्केट के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक लेटेस्ट न्यूज़ अभी जस्ट कुछ ही टाइम पहले आती हुई देखने को मिली है कि ट्रंप ने दी है वार्निंग, धमकी। वार्निंग यहाँ पे इंडिया मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन वार्निंग दी है इंडिया को। आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है कि जो भी कंट्रीज बैकआउट कर रही है, बैकिंग अवे कर रही है फ्रॉम ट्रेड डील, यानी ट्रेड डील से बचने की कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 10% टैरिफ का हो जाए या जीरो हो जाए, तो उसके लिए मैं वार्निंग देता हूँ, बचने की कोशिश मत करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, जो भी करूंगा मैं करूंगा, और उसके अंदर काफी कुछ ज्यादा पेनल्टीज लग सकती हैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बातचीत की है कि ट्रंप अभी लीगल टीम के साथ में काफी एक्टिव है, लूप होल्स देखने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ नहीं लगेगा तो कुछ और ड्यूटीज ट्रंप लगा सकता है, जो उसके राइट में है, प्रेसिडेंट के राइट में है, साथ में है। तो उसको लेकर यहाँ पे ट्रंप ने दी है धमकी। अब इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। देखो, न्यूज आई थी 8:23 पे, और उसके बाद में यूएस के मार्केट ज्यादा तेजी से गिरना शुरू कर चुके हैं। उससे पहले थोड़ा सा इतना माहौल खराब नहीं था, लेकिन उसके बाद में काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे हुई है। सो न्यूज ये है कि प्रेसिडेंट के रूप में मुझे नहीं लगता है, मतलब मैं पीछे नहीं जाऊंगा, कांग्रेस से अप्रूवल नहीं लूंगा टैरिफ को लेकर। ठीक है, तो मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो खुद लूंगा, और सुप्रीम कोर्ट ने काफी रिडिकुलस और काफी पुअर डिसीजन दिया है। साफ देखिए, खुला बोलते हैं यहाँ पे। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो भी कंट्री चाहती है गेम्स खेलना, खेल खेलना रिडिकुलस सुप्रीम कोर्ट के साथ में, जो कि इंडिया है। पिछली बार भी ट्रंप ने बोला था कि डेटा दिया था कि इंडियन लॉयर वहाँ पे हैं, कुछ बिजनेस पर्सन वहाँ पे हैं, कुछ टीम्स वहाँ पे हैं, जिन्होंने इस टैरिफ को जीरो करने की बात की है, लीगल घोषित किया है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम्स आएगी, और ये जो कंट्रीज है इनको मच हायर टैरिफ पे करना पड़ेगा। अभी 18% है, लेकिन ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और भी बुरा हो सकता है। जितनी बात की है, एग्रीमेंट हुआ है, उतनी पे ही रखो, कोशिश मत करो गेम खेलने की। तो ये यहाँ पे ट्रंप ने धमकी दी है साफ साफ। तो जब भी ऐसी न्यूज आती है, गोल्ड के अंदर इम्पैक्ट आता है। आप देख सकते हैं स्पॉट जो गोल्ड है अभी 2% के साथ में ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। सो प्रॉब्लम अगेन फॉर इक्विटीज, और जो टेक कंपनीज है आज तो काफी गिरी है। उसके पीछे के रीजंस को अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। साथ में कल कैसा परफॉर्म कर सकती है, देखो चांसेस हैं कि कल भी वीकनेस हो, अगर इसी तरह से यूएस के मार्केट बंद होते हैं तो। इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिला एफआईज का, 23 तारीख का डेटा आप देख सकते हैं, 3,480 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, काफी सरप्राइजिंग है। मार्केट को ऐसा कुछ मिला नहीं है, आईटी कंपनीज में से पैसे निकले, तो इसका मतलब बाकी कंपनीज में पैसे लगाए हैं। लेकिन देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा बाय करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों में वो पैसे निकाल लेते हैं। सो जब तक सस्टेन बाई नहीं होगी, जब तक कुछ खास मार्केट में होने वाला नहीं है। सो अब दोस्तों, इसके बाद में आते हैं कुछ कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स आज काफी गिरे हैं, क्रैश हुए हैं लिटरली, क्योंकि 16% का क्रैश आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और 10% का मिनिमम क्रैश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जितनी भी कंपनीज है उनके अंदर। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो 16% का क्रैश है, सर्किट में चला गया था, उसके बाद में सर्किट खुलता है, अगेन लोअर सर्किट लगते हैं, 34 का पी रेशियो है, बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में महंगा है। लेकिन स्टॉक ने रिटर्न्स नहीं दिए 10 साल से, 2015 से आप देख सकते हैं 70 रुपीज के प्राइस पे था, आज के दिन भी 70 रुपीज के प्राइस पे है। एक टाइम था इसको एचडीएफसी बैंक कहा जाता था कि एचडीएफसी बैंक ये अगला है, मैं आपको कहता था अगला एचडीएफसी बैंक ही है। हो सकता है आईडीएफसी बैंक अच्छा करे बुरा करे वो अलग बात है, लेकिन जब भी हम इसके ऊपर बातचीत करते थे, अगेन मैं आपको कहता रहता था कि फंडामेंटल्स एक बार देख लो, प्रॉफिट की जो ग्रोथ है एक बार देख लो, यहाँ पे 17, 18, 20 का डेटा देख लो, यहाँ पे
मर्जर हुआ था उसके बाद भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। गिरावट के पीछे का रीजन को देखते हैं। देखो, गिरावट के पीछे का रीजन है कि 590 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है, 600 करोड़ के आसपास का फ्रॉड, 20% के साथ में स्टॉक इस वजह से नीचे चला गया। फ्रॉड किया है बैंक्स के एम्प्लॉयज ने और साथ में कुछ बाहर के लोग हैं उन्होंने मिलकर। और ये जो फ्रॉड हुआ है ना, हरियाणा सरकार के जो अकाउंट्स है उनके अंदर हुआ है। हुआ क्या था कि हरियाणा सरकार ने रिक्वेस्ट की थी अकाउंट को बंद करो और जो पैसा है उसको दूसरे बैंक में ट्रांसफर करो, लेकिन बैलेंस तो मैच ही नहीं हुआ, बैलेंस तो था ही नहीं। तो फिर वहां पे पता चला कि यहाँ पे 590 करोड़ का चूना लगा है और फ्रॉड किया है बैंक्स के एम्प्लॉयज ने और बाहर के कुछ लोगों ने। अब उसके बाद में क्या हुआ, सस्पेंड कर दिया 4 एम्प्लॉयज को, बट इससे कुछ होगा नहीं। साथ में पुलिस में कंप्लेंट भी की है, आरबीआई को भी इन्फॉर्म किया है। और इसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि सरकारी बैंक्स के स्टॉक चले हैं, प्राइवेट बैंक के स्टॉक गिरे हैं, क्योंकि अब गेम उल्टा हो चुका है। सरकारी बैंक्स में कुछ एनपीए नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, लेकिन प्राइवेट बैंक के अंदर ये सीन देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, इसी को लेकर सरकार ने यानी आरबीआई ने ये कहा है कि इस बैंक के अंदर ये जो प्रॉब्लम है इसका मतलब ये नहीं है पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम है। लेकिन मार्केट को ऐसा लगा कि अगर फ्रॉड हुआ है, ऑब्वियस है तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, तभी उसका लूप होल कंपनी के एम्प्लॉयज ने निकाला। और वो जो लूप होल है वो बाकी बैंक्स में भी निकल सकता है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी होती है आरबीआई की वो सभी बैंक्स के लिए सेम होती है। सो ये खतरा है और इसको लेकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आरबीआई थोड़ा सा पॉलिसी को टाइट करेगा, कुछ ना कुछ बाकी बैंक्स को भी आदेश देगा और ये सब चीज़ें प्ले हो सकती है आगे चल के। बाकी 600 करोड़ का फ्रॉड कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, अगर कोई बैंक का एम्प्लॉय या कुछ एम्प्लॉयज मिलकर करते हैं तो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के गिरने के पीछे का। बाकी देखिए, टेक्निकली तो स्टॉक अभी वीक है, सपोर्ट लिया है, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की है, बट वही बात है कि जल्दीबाजी नहीं करते हैं ऐसे बैंक्स में। और बाकी फंडामेंटली तो बैंक मेरे हिसाब से कुछ अच्छा है नहीं। टेक्निकली कोई ट्रेडर है वो देखेगा अभी कि क्या सीन बनता है, यहाँ पे कौन से प्राइस पे सेटलमेंट आता है। इसके बाद में यूपीएल 14% के साथ में क्रैश कर गया, काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग में स्टॉक आज जाता हुआ देखने को मिला है। पहली प्रॉब्लम, कंपनी के नंबर्स खराब थे, इस क्वार्टर में 30% के साथ में ईपीएस मिस हुआ था। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कंपनी ने रीस्ट्रक्चर होने का अनाउंसमेंट किया है। रीस्ट्रक्चर मतलब अपनी जो बिजनेस है उसको दोबारा से स्ट्रक्चर करेगी कंपनी, और उसको लेकर जो ब्रोकिंग हाउसेज है उन्होंने इस कंपनी के स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। क्यों किया है? अब जो रीस्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होता है कि नए शेयर होल्डर्स आएंगे, तो पुराने जो शेयर होल्डर्स है ना उनकी होल्डिंग्स डाइल्यूट हो सकती है, कम हो सकती है। सेकंड, कंपनी के ऊपर बहुत कर्जा है, वो ऐसे सॉल्व होगा नहीं, तो बेनिफिट तो मिलेगा नहीं और नुकसान होगा, तो ऐसा इन्वेस्टर्स को लगा और इस वजह से ये सब चीज़ें हुई है। कंपनी क्या करना चाहती है? कंपनी जो इंडियन कंपनी है साथ में जो ग्लोबल कंपनी है, इन दोनों कंपनी को मिलाकर एक नई लिस्टेड एंटिटी बनाना चाहती है और प्योर प्ले करना चाहती है क्रॉप प्रोटेक्शन के बिजनेस के ऊपर। सो कंपनी का जो विजन है वो अभी हिल चुका है, खराब हो चुका है, कंपनी थोड़ा सा भटक रही है, ऐसा इन्वेस्टर्स को लग रहा है। इस वजह से स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे जाता हुआ देखने को मिला है। बाकी देखो, यहाँ पे भी कुछ खास है नहीं, आपको बताइए काफ़ी टाइम से अपन जो भी एग्रोकेमिकल की बात करते हैं, पीआई इंडस्ट्री अच्छी ग्रोथ निकाल के दी है इन्वेस्टर्स को, यहाँ पे भी 10-12 साल से कोई भी रिटर्न्स इसमें नहीं मिले हैं। इसके बाद में गॉडफ्राई फिलिप, ये भी काफ़ी गिरा, 11% के साथ में स्टॉक क्रैश कर गया और इसके पीछे का रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक ऊपर चला गया था। आपको याद ही है जब हमने बातचीत की थी कि स्टॉक यहाँ से गिरा था, न्यूज़ आने पर कि टैक्स बढ़ चुका है। फिर कंपनी ने बताया था कि चलो हम प्राइजेस को इंक्रीज करने वाले हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि 100% प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम रहेगी प्रॉफिट के मार्जिन्स की, प्लस आपको सेल्स भी कम होती हुई देखने को मिल सकती है, तो वो भी डेटा आपको देखना है। तो इन्वेस्टर्स ने जरूरत से ज़्यादा इसको चला दिया था, जो अभी आप प्रॉफिट बुकिंग के साथ में इसको गिरता हुआ देख सकते हैं। फिलहाल अपने सपोर्ट के आसपास है और गैप जस्ट 5% का ही था उस टाइम, जो कि रीजनेबल नहीं था, तो स्टॉक आज इस वजह से नीचे है। साथ में E2E ये भी काफ़ी गिरा, 10% के साथ में स्टॉक नीचे जाता हुआ देखने को मिला है। देखो, एक प्रॉब्लम ये भी आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर की इन्वेस्टर से स्टॉक अभी होल्ड नहीं हो पा रहे। एफआईज की बात कर रहा हूँ, बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, होल्ड नहीं कर पा रहे हो। कुछ भी अच्छा होता है, थोड़ी सी न्यूज़ आती है तो थोड़ी बाइंग हो जाती है, लेकिन वो बाइंग सस्टेन नहीं करती है और वापस से स्टॉक नीचे है। एफआईज की अगर आप देखोगे ना डेटा सिचुएशन, तो वही है कि एक दिन बाइंग, उसके बाद में कंटिन्यूसली बिक वाली एफआईज करती जाती है। सो कहने का मतलब यही है, स्टॉक होल्ड नहीं हो पा रहे अभी इन्वेस्टर से और इस वजह से कुछ खास रिटर्न्स भी नहीं आ पा रहे। और अगेन बता चुका हूँ, जब तक ट्रम्प है, जब तक बहुत कम एक्सपेक्टेशन होगी इक्विटी से, गोल्ड से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लो, बट इक्विटी से थोड़ी सी कम एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखनी पड़ेगी। अब जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल परसों की, कैसे पता कर सकते हैं कि जब ये स्विंग है तो ये स्विंग एंड हो चुका है या फिर इसके अंदर ब्रेक डाउन आ चुका है।
सो आपको देखना पड़ता है कि सपोर्ट कहाँ पे है। तो ये पिछला रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट टूट चुका है, इट मींस ब्रेकडाउन, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने लिया है आज एग्जिट। इन्वेस्टर्स मतलब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो भी लॉन्ग टर्म भी अपने हिसाब से एग्जिट एंट्री, तो देखो वो ब्रेकआउट्स वगैरह देख के ही करते हैं, साथ में फंडामेंटल्स देख के करते हैं। फंडामेंटल कैसे हैं? पिछले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं है, स्टॉक चला है अगली कुछ अच्छी डील्स आने की उम्मीद में, ठीक है। अब किसी ने मान लो यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, वो सोचेगा चलो ठीक है अगले सपोर्ट को देखते हैं, क्या पता यहाँ से वापस से चलना शुरू कर दें। तो अगला सपोर्ट ये है, अगर ये टूटता है तो फिर वो एग्जिट करेगी इन्वेस्टर्स और बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से चीज़ों को प्ले किया जाता है। और अभी मार्केट बहुत ही डिफिकल्ट है पैसे बनाने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली उनको बाय सेल करना पड़ेगा, तब जाके कुछ ना कुछ उनको मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों अगला स्टॉक है डिक्सॉन। डिक्सॉन 4% के साथ में नीचे है, और उसके पीछे का रीजन है मॉर्गन स्टैनली। यहाँ पे मेंटेन कर रखा है कि स्टॉक गिरना चाहिए, अंडरवेट की रेटिंग यहाँ पे दी है, जिस वजह से सेक्टर की बाकी कंपनीज के स्टॉक भी गिरे हैं। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं इन्वेस्टर्स होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी तेजी आती है, वापस स्टॉक नीचे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक पहुंचता है, ब्रेकआउट नहीं देता है, तो पैटर्न फिर कुछ इस तरह से बन सकता है, और वही पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि रेसिस्टेंस तक पहुंचा ही नहीं है, पहले से भी नीचे जाने की कोशिश करा है। तो ये सपोर्ट अगर टूटता है तो बड़ी गिरावट यहाँ से आएगी इस कंपनी के स्टॉक में टेक्निकली। सो ये सीन है अभी इक्विटी मार्केट का। इक्विटी मार्केट काफी वीक है, गोल्ड के अंदर कुछ अच्छा हो जाए तो हो जाए, बाकी इक्विटीज के अंदर थोड़ा सा पेशेंस इन्वेस्टर रखेगा फॉर नाउ। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।